हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का जागरूक शिक्षक में। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक वीडियो में तो कवर बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और हम इतने बिजी हो चुके हैं ना कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है तो हम क्या होता है उसकी समरी ढूंढने लग जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम जो ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट है उनको अच्छे से समझे ना, थोरोली उसको रीड आउट करें, तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्टेक्स्ट में समराइज हमें ज़्यादा उसके क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वहीं से ही अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो इसी थॉट को लेकर मैं ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करूँगी एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पर्पस है एजुकेशन सिस्टम का वो है डेवलप करना एक गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनाना, एक ऐसा कैपेबल इंसान बनाना जो अपने एक्शन, अपने पॉजेसिंग एंड कंपैशन, एम्पैथी, उसके अंदर हर एक वैल्यू, एनकरेज, करेज हो उसके अंदर, एक ब्रेव हो, वो रेजिलेंस हो एंड साइंटिफिक टेम्पर हो बच्चे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें, ये सारी वैल्यूज़ बच्चे के अंदर इनकलकेट करनी है। अब चलिए प्रिंसिपल्स को जाने से पहले पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन विद साउंड एथिकल मूविंग एंड वैल्यूज़, कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन पर फोकस रहे। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंगेज, प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन, एक ऐसे सिटीज़न बने जो प्रोडक्टिव होने के साथ साथ कंट्रीब्यूटिंग भी हों, उनके अंदर इक्विटेबल, इंक्लूसिव हो, प्लूरल सोसाइटी बने। ओके, ऐसे सोसाइटी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, साथ ही साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग बने। अ गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वन इन विच एवरी स्टूडेंट फील्स वेलकम एंड cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students, कि सारी चीज़ें बच्चों को अवेलेबल भी हो। क्योंकि देखो हम सभी चीज़ों की बात तो कर रहे हैं बट उनके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज भी तो बच्चों को अवेलेबल हो, उनको एक्सपीरियंटल लर्निंग पर भी तो फोकस किया जाए, तभी तो वो कर पाएंगे ना। ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, ये जो गोल है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी सोच रही है, ये सब करेगा कौन? ये फुलफिल करेगा इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये काम है। साथ ही साथ एज अ पेरेंट, एज अ अगर हम सोसाइटी मेंबर, हमारा भी एक बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक रोल होता है, क्योंकि बच्चे सोसाइटी में रहते हैं और वो आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। और आपने देखा होगा कि बच्चे क्या होते हैं कि चीज़ें घर में नहीं सिखाई जाती बट वो बाहर देख के बहुत ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं अनकॉन्शियसली, जो हम, जिनसे हम उनको कहीं ना कहीं बचाते हैं। तो वही है कि सोसाइटी को ठीक होना चाहिए और एक हर सिटीज़न के अंदर ये वैल्यूज़, ये एथिक्स होने चाहिए। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट विल गाइड बोथ एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज एज वेल एज द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विद इन। अब चलिए कुछ ऐसे ही और प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाई एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, की रिकॉग्नाइज कर, आइडेंटिफाई, पहचाने, फॉस्टरिंग, उनको बढ़ा, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जाने हर एक बच्चे की, ठीक है। और अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीविंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट ग्रेड टी, जो एफएलएन, मतलब एक बच्चे को जितना एक लेवल पर पढ़ना लिखना आना चाहिए ना, कि उसको एटलीस्ट नंबर्स की पहचान हो, मतलब बेसिक चीज़ें उसको बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है। वो सारी चीज़ें अचीव होनी चाहिए। ये नहीं है कि लापरवाही हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो लर्नर है ability to choose their learning trajectories,
programs thereby choose their own paths in life according to their talent and interest. बच्चे को ये नहीं है कि हमें रिस्ट्रिक्ट करें कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंस ही पढ़ना है, आपको मैथ्स ही पढ़ना है. नहीं, अगर बच्चे का कोई किसी सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट से हटकर किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो उसको को, बिकॉज दे कैन डू. अगर मान लीजिए वो स्टडीज़ में बहुत अच्छे है बट को करिकुलर वोकेशनल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है, सो गो लेट देम गो फॉर दैट. ओके, उनको रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना है कि भाई तुम्हें यही करना है. कहीं ना कहीं फिर वो बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है. नो हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, in order to eliminate harmful hierarchies among and soils between different areas. कहीं ना कहीं एक हमने ना अपनी माइंड सेटअप बना लिया है कि जो साइंस वाले बच्चे वो बहुत इंटेलिजेंट है, कॉमर्स वाले थोड़े मीडियम है, आर्ट्स वाले तो थोड़े लो ही होंगे तभी आर्ट्स दी होगी. नो, कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग वैल्यू है. वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी उतने ही मैटर करते हैं. तो हर सब्जेक्ट को एक वैल्यूएबल बच्चों की नज़र में बनाना चाहिए, ना कि उनको मतलब कोई सेपरेशन ना हो कि भाई तुम तो साइंस वाले हो तो बहुत अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा दिमाग है. ऐसा कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, हॉलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए. अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ो तो वो दूसरे के साथ लिंक करना चाहिए. जैसे अगर आप सोशल साइंस देखो, आर्ट हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, ये क्या है आप देखो तो एक दूसरे से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं. एक सब्जेक्ट अगर आप उठाओ, अगर मैं मैथ्स उसकी बात करती हूँ, चलिए मैं मैथ्स की बात करती हूँ, है ना. हम डे टू डे लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं. कोई भी एक स्टोरी है उसमें देखिए लैंग्वेजेस, अगर आप मैथ्स की बात करें उसमें स्टोरीज भी होती हैं, लैंग्वेज आ ही रहा है, एंड फॉर डिस्क्राइबिंग इट वी आर यूजिंग द ग्रामर ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज हमारे सब्जेक्ट्स को रीच आउट करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना. तो ऐसे ही मैथ्स, ईवीएस, साइंस, सोशल स्टडीज एंड दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है, अगर हम अगर एक फॉर एग्जांपल एक हम स्ट्रिप्स के थ्रू, अगर हम स्ट्रिप्स के थ्रू एक पेपर मैट वाली एक्टिविटी होती है ना, उससे क्या हमने वोकैब भी बच्चों को बता दी. एक एक्टिविटी मैं जस्ट बता रही हूँ कि एक एक्टिविटी हमने कराई, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी आ गया. भाई आर्ट एंड क्राफ्ट की तो एक्टिविटी हो गई. हमने कॉन्सेप्ट बच्चों को, पैटर्न, हम उससे पेपर मैट से बच्चों को पैटर्न भी बता रहे हैं, बच्चों को शेप भी बता रहे हैं, बच्चों को कलर कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं. तो ये क्या हो गई, मल्टी डिसिप्लिनरी कहीं ना कहीं अप्रोच हो गई कि बच्चे को हमने एक एक्टिविटी से और सब्जेक्ट्स को भी जोड़ दिया. ठीक है. एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें बच्चे के कॉन्सेप्चुअल, बच्चों को अंडरस्टैंड हो, रट्टे नहीं वो. एंड रोट लर्निंग को हमें बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करना है. और बच्चे, नेक्स्ट है कि क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंक, बच्चे क्रिएटिविटी अपनी बाहर लाएं, सोचे क्रिटिकली, लॉजिकली डिसीजन लें, इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं. ठीक है. नेक्स्ट है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एनईपी सोच रहा है कि 2030 तक इन सबको फॉलो, मतलब इनको फुलफिल करना ही करना है. एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, बच्चे के अंदर एथिक्स हो. आजकल पढ़ लिख तो रहे हैं मई, कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़ बच्चे भूल रहे हैं. उनके अंदर एम्पैथी हो, रिस्पेक्ट हो बड़ों के लिए, अदर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, साफ सफाई का ध्यान रहे. ठीक है. कंट्रिस्टी हो, डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो उनकी, और स्पिरिट ऑफ सर्विस हो. ठीक है. सेवा के लिए तत्पर रहें. रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति उनकी रिस्पेक्ट हो. साइंटिफिक टेम्पर हो, लिबर्टी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्लुरलिज्म. ये सब कैसे बनेंगी बचपन से, इसीलिए तो फाउंडेशनल स्टेज बनाई गई है ना, ताकि बच्चे में कहते हैं ना, जब छोटेपन में आप जैसे कच्चा घर, कच्ची मिट्टी देखी है, तो जैसे बच्चे के अंदर वैल्यूज होंगी ना, जैसे हम उस सांचे में बच्चे को ढालेंगे ना, वो वैसे ही शेप ले लेंगे. तो मेन फोकस हमारा अर्ली चाइल्डहुड, इसीलिए ECCE पर, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, ताकि हम क्योंकि इन आने वाले समय में हम तभी तो कर पाएंगे ना, इन 5 सालों में, कि देखिए हम बेस को पहले स्ट्रॉन्ग बनाए ना. फिर आता है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज. आप देखिए कि हम बच्चे
अपने टीचिंग लर्निंग में ना हमको अपनी एक भाषा को नहीं, हर भाषा में मतलब बच्चे को हिंदी इंग्लिश दोनों कॉन्सेप्ट समझाना है, साथ ही साथ उसके साथ वो जिस भाषा में उसको भी कहीं ना कहीं रिलेट करना है। लाइफ स्किल बच्चों को सिखानी है, कॉम्परेशन, टीम वर्क, रेजिलेंस, कम्युनिकेशन करें। आजकल बहुत कम्युनिकेशन से बचते हैं। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। हम ना जैसे ही बच्चे ने कोई लर्न कॉन्सेप्ट सीखा उसको हैंड मतलब उसको उसी टाइम हम उसको असेस करते रहें, ताकि बच्चे को पता चले उसने कितना सीखा, कहाँ उसकी कमी है, कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट करना है। कोचिंग कल्चर आजकल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं समेटिव असेसमेंट पर ना फोकस करते हुए हमें रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ध्यान देना है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा हमको बच्चे को बेसिकली लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ते हुए टीचिंग लर्निंग को हमें इफ़ेक्टिव बनाते हुए हम दिव्यांग स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करना है। एजुकेशन प्लानिंग को इतना सॉलिड बनाना है और टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि हम रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट इन और करिकुलम। हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है और साथ ही साथ लोकल कॉन्टेक्स्ट को भी। ये नहीं है कि हम किसी बच्चे को तो हम बहुत लो दिखा रहे हैं, किसी को हाई। तो सबको अपनी अपनी रिस्पेक्ट, हाँ, ऑल आर इक्वल्स। पेडागोजी पर फोकस करना है। पॉलिसी ऑलवेज कीपिंग इन माइंड एजुकेशन इज द को करिकुलम सब्जेक्ट। अब फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। नॉर्मल बच्चे के साथ अगर इंक्लूसिव बच्चा है तो उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो इक्वली उसमें इन्वॉल्व हो पाए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन भी होना चाहिए। एंड सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है कि एक बच्चे का जो करिकुलम हो वो हर लेवल पर एजुकेशन में सारी चीज़ों को इंक्लूड करे। टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। टीचर जो है ना वो कहीं ना कहीं इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। रिक्रूटमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, सर्विस कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए टीचर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एम्प्लॉय कौन करेगा, टीचर्स ही करने वाले हैं। नेक्स्ट है लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कि लाइट हो बट टाइट, ऐसा हो कि भाई वो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करे। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी हो, रिसोर्सेज एफिशिएंसी होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ऑडिट, पब्लिक डिस्क्लोजर, वाइल इंकरेजिंग इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, ऑटोनॉमी, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। कहीं ना कहीं हर चीज़ पर फोकस हो। आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज अ रिक्वायर, मतलब रिसर्च भी होनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि हाँ किस लेवल पर अभी बच्चा है और कहाँ पर हमको और उसको लेके जाना है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस रिव्यू। रिव्यू भी कंटिन्यूअस होना चाहिए ताकि जो रिसर्च हो रही है उसको और अच्छा बनाया जाए। रेगुलर असेसमेंट, उसमें और प्रोग्रेस हो। नेक्स्ट है रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया। कहीं ना कहीं हमारा रिच, डाइवर्स एंड एंशियंट मॉडर्न कल्चर है, उसके हम उस चीज़ को भी हमको कहीं ना कहीं बच्चों को जोड़ के रखना है। उनको बताना है कि हमारा कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है। नॉलेज होनी चाहिए उनको, और ऐसी नॉलेज नहीं, एटलीस्ट चाहे जितनी भी नॉलेज है ना उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, रॉन्ग नॉलेज नहीं, राइट। फिर आता है एजुकेशन इज़ अ पब्लिक सर्विस। कहीं ना कहीं ये सभी का एक अधिकार है और ये क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। बेसिक राइट है ये हर एक बच्चे का। ओके, सस्टेनियल इन्वेस्टमेंट इन अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। कहीं ना कहीं एक ऐसा सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, इसमें ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि एक वाइब्रेंट एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें फैसिलिटी भी हो, साथ ही साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में। कम्युनिटी इज़ अ हैज़ अ significant role, and being a teacher and
and a part of a society. We are responsible for uh, to make the quality of education, क्योंकि ये टीचर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक नागरिक होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जागरूक हों और ये जानें कि हमारे, क्योंकि चलो बच्चा पढ़ रहा है बट हम पेरेंट्स की कई मेंटेलिटी हो जाती है कि बच्चे को नहीं, हमें तो यही बनाना है और हमें ये प्रोफेशन, वोकेशनल प्रोफेशन को इतना प्रेफरेंस नहीं देनी। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, इसीलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कहीं ना कहीं हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूडेड हैं, और आई होप कि 2030 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, इसको शेयर कीजिए ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाती रहूं।